Assalamu alaikum 7th class. How are you all? Hope you are all fine. It's me, your science teacher, Miss Saba. Students, today we will do our exercise from page number 78. So let's start. Here you have the brain teaser at the end of the page. Using the symbols of the element, figure out what words are represented by the following. नीचे उन्होंने आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि आप इनके एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो इनके ऊपर लिखें और देखें कि उन सिंबल्स को इकट्ठा करने से क्या वर्ड बनता है. ठीक है. सो फर्स्ट सेंटेंसेस उसमें जो आपको उन्होंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं. आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, इसके ऊपर लिखें Fe. देन उन्होंने M लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आप ऊपर लिखेंगे. आयोडीन, आयोडीन का सिंबल होता है I. निकल, निकल का सिंबल होता है Ni. नियॉन्स सिंबल इज Ne. ठीक है. तो अब जब आप ये सारे सिंबल्स को एक साथ पढ़ेंगे तो ये वर्ड बनता है फेमिनिन. ठीक है. और ये आपने इक्वल के साइन के साथ इसके आगे लिखना है फेमिनिन. नेक्स्ट इज M एज इट इज़ आप ऊपर लिखेंगे. आर्सिंक का सिंबल होता है As. सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu. Symbol of lithium is Li and the symbol of neon is Ne, and the full form of these symbols will be masculine. Third is iron, iron का symbol है Fe. Then M जो है वो as it is आप लिखेंगे ऊपर. Symbol of aluminium is Al and E as it is आप इसके ऊपर लिखेंगे, and the full form will be female. Number 4 tungsten, इसका सिंबल होता है W. ऑक्सीजन, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O. देन M इज एज इट इज़ जाएगा. A भी एज इट इज़ जाएगा. नाइट्रोजन का सिंबल होता है N. तो जब आप इन सिंबल्स को मिलाएंगे तो ये वर्ड बन जाता है वुमेन. नंबर 5 जर्मेनियम, जर्मेनियम सिंबल इज Ge. नाइट्रोजन सिंबल इज N. सिंबल ऑफ थेलियम इज Tl. देन E जो है वो एज इट इज़ जाएगा. M भी एज इट इज़ लिखेंगे आप इसके ऊपर. A भी एज इट इज़ लिखेंगे. देन नाइट्रोजन सिंबल इज़ N. और जब आप इनको इकट्ठा करेंगे इन तमाम सिंबल्स को तो जो वर्ड बनता है वो है जेंटलमैन. देन 6 एंड द लास्ट वन इज़ लेंथिनम, लेंथिनम सिंबल इज़ La. डिस्प्रोसियम सिंबल इज़ Dy. और इन दोनों के सिंबल्स को जब आप मिलाएंगे La प्लस Dy तो ये आपको पता है कि फुल वर्ड जो है वो लेडी बन जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 6 ऑन पेज नंबर 80. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर. MCQs दिए में इनमें से जो आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है वो हम सेलेक्ट करेंगे. नंबर 1, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स. हमने रीडिंग में भी पढ़ा है कि एक एटम के न्यूक्लियस में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन से एटम्स मौजूद पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो C वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. देन सेकंड इज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव. ये भी आपने रीडिंग में पढ़ा है. इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. ठीक है. सो यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन B. थर्ड वन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड. ये आपने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, बुक रीडिंग में पढ़ा है कि प्रोटॉन्स की तादाद जो है एटम में वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है. ठीक है. तो नंबर जो ऑप्शन A है वो हम सिलेक्ट करेंगे. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. फोर्थ MCQ इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ब्लैंक द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी, क्योंकि एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर ऑन दी होल कोई चार्ज नहीं होता. तो इट मीन्स कि जो एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं. सो वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन B. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर 5, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एलिमेंट इज सब्सटेंस इन विच. जो एलिमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करती है जो स्टेटमेंट वो क्या है. A वाली ही ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे बिकॉज ये हमारी डेफिनेशन भी है. ऑल द एटम्स आर द सेम. किसी भी एलिमेंट में तमाम एटम्स सेम होते हैं. ठीक है. नंबर 6, द 4 सब्सटेंसेस बिलो आर ऑल सॉलिड्स. विच ऑफ देम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम. नीचे उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों सॉलिड हैं. इनमें वो कह रहा है कि बताएं कि कौन सा सॉलिड ऐसा है जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है.
फर्स्ट ऑप्शन है आयरन। तो आयरन आपको पता है सिर्फ आयरन यानी Fe इसका सिंबल है और ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। टिन भी सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। देन आइस आपको पता है कि जब आप पानी को फ्रीज करते हैं तो आइस बनती है, ठीक है। तो पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो ये दो डिफरेंट एटम से मिलकर आइस जो है वो बनती है। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था कि इन चारों में से कौन सा एटम ऐसा है जो कौन सा सॉलिड ऐसा है जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है, तो वो आइस है, ठीक है। देन ब्लैंक इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। किसी एटम की कंबाइनिंग पावर क्या कहलाती है? वैलेंसी। ये हमने बुक रीडिंग में पढ़ा और कॉन्सेप्ट भी है कि एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कितनी पावर से मिलता है, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। देन नंबर 8, आइसोटोप्स आर फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट। अब हमने आइसोटोप की डेफिनेशन में भी ये पढ़ा था कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। और मैस नंबर के डिफरेंट होने की वजह क्या है? क्योंकि आइसोटोप के तमाम एटम्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तीनों हैं तो हाइड्रोजन ही, ठीक है, तीनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से उनका मैस नंबर डिफरेंट हो जाता है, इसलिए वो आइसोटोप बन जाते हैं। लाइक सबसे पहला जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो प्रोटियम है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। देन ड्यूटेरियम है जिसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, और फिर ट्रिटियम के बारे में हमने पढ़ा जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि आइसोटोप जो हैं वो एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जिनमें डिफरेंट क्या होते हैं, तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे? ऑप्शन डी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन 9 वाला जो MCQ है वह है वी कैन फाइंड आउट द ब्लैंक ऑफ अ कंपाउंड बाय द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर रेशोज। यानी अगर आपको किसी कंपाउंड के एटम्स की तादाद और उनके दरमियान रेशो बताई जाए तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आप उसका फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है इट टेल्स अस द नंबर ऑफ एटम्स एंड द रेशो बिटवीन देम, ठीक है। यानी वो हमें उनमें मौजूद एटम्स की तादाद को बताता है और वो किस रेशो में मिलके कंपाउंड बनाते हैं वो रेशो भी हमें बताता है, ठीक है। तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए, फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कार्ड। यानी मैटर जो है वो कौन से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? आप सबको पता है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एटम जो है वो ऐसा पार्टिकल है जिसको हम समझते थे कि वो इंडिविजिबल है, बट नाउ द मॉडर्न रिसर्चेस हैव प्रूव्ड दैट एटम इज़ मेड अप ऑफ फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इन दिस ब्लैंक यू विल राइट द वर्ड एटम। B, the sum of number of protons and neutrons in an atom is called। ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को के मजमूए को के सम को हम क्या बोलेंगे? मैस नंबर, ठीक है। फिर सी वाली ब्लैंक है द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम कैन ओनली ब्लैंक हैव इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट शेल्स की कैपेसिटी डिफरेंट होती है टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमने पढ़ा था और फार्मूले से इसको हमने प्रूव भी किया था 2n² फार्मूला से कि जो फर्स्ट शेल है किसी भी एटम का उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो here you will write the word 2. Number D, the last orbit of an atom cannot have more than blank electrons. अब ये भी हमने बार बार पढ़ा था ऑक्टेट रूल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम की ये ही ख्वाहिश होती है, ये इसकी विश होती है दैट इट कैन अचीव द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी अब कैसी आएगी किसी भी एटम के पास कि जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे, ठीक है। और यही हमारा ऑक्टेट रूल है। Having 8 electrons in the outermost shell of any atom is a sign of stability for that atom, ठीक है। तो हर जो एटम है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में नहीं रख सकता। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 81 पे हमारी लास्ट ब्लैंक है व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ ब्लैंक चार्ज्ड आयन। यानी आपको पता है कि एज अ होल तो कोई भी एटम जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है।
बट दे आर सेइंग दैट व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी एक न्यूट्रल एटम है, जब उसके अंदर से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इट मीन्स उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, यानी कैटायन बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लैंक में हम लिखेंगे इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे हायर ऑर्डर थिंकिंग में आपको एक उन्होंने टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको पार्टिकल्स के जो नेम है वो उन्होंने अज्यूम किए हुए हैं कि पार्टिकल ए बी सी डी ई। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बताई हुई है और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच 3 पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एटम्स, यानी ये जो आपको 5 पार्टिकल्स बताए, इन पांचों में से कौन से 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल का पता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, पार्टिकल ए जो है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन्स, इट मीन्स ये भी न्यूट्रल है। पार्टिकल बी जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स, ये भी न्यूट्रल है। इसी तरह लास्ट वाला जो ई पार्टिकल है, इसमें भी 9 इलेक्ट्रॉन्स और 9 ही प्रोटॉन्स है, तो इट मीन्स पार्टिकल ए बी एंड ई आर न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, तो आप इसके आगे लिखेंगे ए बी एंड ई। विच पार्टिकल इज़ अ नेगेटिव आयन, इसमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो नेगेटिव आयन है। अब नेगेटिव आयन्स मीन के उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल सी है, इसमें आप जी ये जो पार्टिकल डी है आपका, इसमें आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 है और प्रोटॉन्स 8 हैं। इट मीन्स कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज डी पार्टिकल पर ज़्यादा है, तो ये एक नेगेटिव आयन है। ठीक है, आप इसके आगे लिखेंगे पार्टिकल डी। नंबर सी विच पार्टिकल इज़ अ पॉजिटिव आयन, इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव आयन है, वो सी वाला पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि देखें इसके अंदर प्रोटॉन्स 12 हैं और इलेक्ट्रॉन्स 10 है, यानी नेगेटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो सी पार्टिकल पॉजिटिव आयन है। फिर है डी विच 2 पार्टिकल्स आर आइसोटोप, इनमें से कौन से 2 पार्टिकल्स आइसोटोप हैं। तो स्टूडेंट्स आइसोटोप्स में हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो चेक कर लेते हैं। अब ये जो ए वाला पार्टिकल है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन्स हैं। जो बी पार्टिकल है उसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन्स हैं। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद देख लेते हैं ए और बी पार्टिकल की। ए जो पार्टिकल है उसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं और जो बी पार्टिकल है उसमें 14। इट मीन्स ये ए और बी वाले जो हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज़ 12। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है ना एटॉमिक नंबर, तो ए और बी दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। इट मीन्स ये एक ही कोई एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है इसलिए ये दोनों आइसोटोप हैं। तो आप लिखेंगे कि पार्टिकल ए एंड बी आर आइसोटोप्स। देन लास्ट क्वेश्चन इज कैन यू आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स ए टू ई। अब ये सारे 5 के 5 पार्टिकल्स हैं, आपने इनको कोई ना कोई नेम देना है। ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन को देखते हुए नंबर 1 पे है ए पार्टिकल। देखिए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है, तो ये आपको पता है कि एटम है। ठीक है, और एटम किसका है, प्रोटॉन की तादाद 12 है, तो इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 12 है और ये कार्बन एटम है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे ए और इसके आगे आप लिखेंगे कि ये कार्बन एटम है। देन बी पार्टिकल 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन बट 14 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आइसोटोप है कार्बन एटम का। ठीक है, आइसोटोप है कार्बन एटम का क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो आप लिखेंगे बी पार्टिकल इज आइसोटोप ऑफ कार्बन। देन सी इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है और प्रोटॉन्स की तादाद 12 है। इट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे कि सी पार्टिकल इज कैटायन। देन डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 8। ठीक है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ये एनाइन है। ठीक है, डी इज़ एनाइन। नंबर ई 9 इलेक्ट्रॉन्स 9 प्रोटॉन्स एंड 9 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये भी एक एटम है जो न्यूट्रल है और क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है और 9 एटॉमिक नंबर जो है वो फ्लोरीन एटम का होता है, तो ई के आगे आप लिखेंगे ई इज़ फ्लोरीन एटम। स्टूडेंट्स ये आपने सारी एक्सरसाइज अच्छे से लर्न भी करनी है और अपनी बुक पर इसको फिल भी करना है। थैंक यू सो मच।